कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जेल को देखते हैं जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। इस जेल के अंदर आज नए कैदियों को लाया जा रहा था, जिनमें से एक एडमंड भी था। वार्डन से मिलते ही एडमंड उसे कहता है कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने उसे बहुत मारा, फिर उसे जेल के एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के उन्हें पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता रहा और कमरे में अकेले बंद रहकर एडमंड बहुत परेशान रहने लगा। उसने दीवार पर लिखा हुआ था कि भगवान मुझे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस जेल में 12 साल हो गए तो उसका भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। उसे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने एडमंड के होश उड़ा दिए। उसे लगा जैसे कोई भूत उसके सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद एडमंड ने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ यह आदमी एबे है, जो कि यहाँ से नीचे वाले फ्लोर का कैदी है। पिछले 5 साल से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था, जिससे वो बातें कर सके, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेला बंद रह के वो पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने बहुत उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। उधर एडमंड बहुत खुश था कि उसे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बना के समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही एडमंड एबे के कमरे में घुसा तो वो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहाँ उसके आराम के लिए कुर्सियां थी और शेल्फ पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थी। एबे ने एडमंड से वादा किया कि अगर वो सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करे तो बाकी बचे समय में एबे उसे पढ़ा सकता है। एडमंड के पास वैसे भी कुछ खास करने को था नहीं, तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। इसके बाद वो दोनों खुदाई का काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्हें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता हुआ एडमंड तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और फिर उसने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पे भी आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में दोनों के पास बहुत वक्त होगा, जिसमें वो बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं सुरंग की। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकालकर उसने बालों को जलाया और एक मोमबत्ती रोशन की। फिर वो दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह थी, तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि इसी स्पीड से चलते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए एडमंड को एबे की ही एक किताब में पता चला कि एबे कभी एक बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो एडमंड ने जिद पकड़ ली कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो नहीं खोदने वाला आगे सुरंग। एडमंड का अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें सुनकर एबे मान गया और एडमंड को लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपक रही बूंदों से एडमंड को एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि वो गीला ही नहीं हुआ, और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और उधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडियाज नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। दिन पर दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला।
दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी, उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ से उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत चक्का रह गया। एबे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबरा कर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर एडमंड के कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चूं तक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन वहाँ उसे एडमंड नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया। वार्डन जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था और उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, तो कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। वार्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच एडमंड ने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा ली। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन भी एडमंड के साथ सीधा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को बरी किया और जैसे ही वो तैरकर ऊपर आया तो उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था और उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब एडमंड की आंख खुली तो वो एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो यहाँ तक जिंदा पहुँच गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचा, लेकिन अभी भी वो आजाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से उसे देख रहा था। अब एडमंड को लगा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। एडमंड को उनके एक गद्दार साथी जकोपो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। अगर जकोपो जीत गया तो वो उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन वो एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया। पर उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोपो भी एडमंड के साथ हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। एडमंड ने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया था और फिर मोंटेगो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जकोपो पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहां उसे कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी।
लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्द ही उसकी दावतों और शहनशाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेगो का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था, लेकिन वो तो बिना उससे बात किए निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने मोंटेगो से शादी तो कर ली थी, पर उसे कभी खुशियां नहीं मिल सकी। जुए, शराब और शबाब में सारा पैसा उड़ा देने के बाद अब मोंटेगो बैंक से लिया हुआ पैसा चुकाने की हालत में नहीं था। ऊपर से एडमंड ने कुछ ऐसी चालें चली कि मोंटेगो को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। जकोपो ने एडमंड को खबर दी कि मोंटेगो का एक बेटा भी है, एल्बर्ट, जिसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई, ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि भाई इस बंदे ने तो मेरी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने कुछ नखरे दिखाए पर फिर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेगो को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मोंटेगो ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही एडमंड को देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, पर वो समझ नहीं पाई कि ये है कौन। लेकिन कुछ देर बाद जब एडमंड एक खास तरीके से अपने बालों को घुमा रहा था तो मर्सिडीज तुरंत पहचान गई, क्योंकि ये एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड ये जानता था कि मोंटेगो को पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो उसके आगे बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगा कि भाई मुझे तो एक खास जगह से सोना मिल गया बहुत सारा, और कल ही जहाज में 100 किलो सोना आएगा यहाँ पे मेरा, और विल्फोर्ड साहब सब कुछ आपको क्लियर करवाना पुलिस से। विल्फोर्ड एक करप्ट मजिस्ट्रेट था जिसका इस इलाके की पुलिस पर पूरा काबू था। एडमंड की बातें सुनने के बाद विल्फोर्ड ने मोंटेगो के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो एडमंड का खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना उनका। जिस पर मोंटेगो ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने में भी इन्हीं 3 लोगों का हाथ था और एडमंड ने अब जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज चुपके से एडमंड की घोड़ा गाड़ी में जा बैठी। रोते हुए उसने बताया कि मोंटेगो ने उसे धोखा दिया, कहा कि एडमंड को फांसी हो गई। एडमंड को डर था कि यह सच उसके बदले के प्लान को बिगाड़ ना दे, इसीलिए उसने अभी के लिए मर्सिडीज को वापस जाने को कहा। इसके बाद हमने देखा कि एडमंड का सोने वाला जहाज लूट लिया गया। इसे अंजाम देने वाला मोंटेगो का ही आदमी था जिससे एडमंड को अपना बदला लेना था। वो आदमी सोच रहा था भाई आसानी से चोरी होगी, मजा आ गया, पर तभी गार्ड्स ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। वो भागने लगा तो सामने से एडमंड आ गया। आदमी ने लड़ने की कोशिश की पर एडमंड ने रस्सी का फंदा उसके गले में डाल दिया। मारने से पहले एडमंड ने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद तो आए कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विल्फोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगवा कर उसे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब एडमंड ने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से ये पूरी बात बुलवा ली। विल्फोर्ड ने भी सब बोल दिया, क्योंकि वैसे भी एडमंड ये सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी, जिन्होंने विल्फोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़ कर ले गई। उधर कंगाल हो चुका मोंटेगो भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मर्सिडीज ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि एल्बर्ट उसका बेटा असल में एडमंड और मर्सिडीज का बेटा है। एडमंड के अरेस्ट के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और इसी मजबूरी में उसने मोंटेगो से शादी कर ली। मोंटेगो गुस्से में चिल्लाया, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो एक पुराने किले में गया जहां उन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था, लेकिन संदूकें खोलने पर उनके अंदर से सिर्फ रेत ही निकला। आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस निकला, जो कि एडमंड को मोंटेगो ने ही दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां आया और मोंटेगो समझ चुका था कि वो कौन है। गुस्से से पगलाए मोंटेगो ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट ने बीच में आकर कहा कि मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी चीज का फायदा उठाकर मोंटेगो चुपके से बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। तभी मर्सिडीज भी वहां पहुंची और उसने एडमंड को रोक कर बताया कि एल्बर्ट उसी का बेटा है। ये सुनकर तो एडमंड होश खो बैठा। उधर मोंटेगो ने अपनी बंदूक से एडमंड पर निशाना लगाया, लेकिन जकोपो ने बिजली की तरह एक चाकू फेंका जिससे मोंटेगो का निशाना चूक गया और गोली अभी भी मर्सिडीज के कंधे पर जा लगी। इसी अफरा तफरी में मोंटेगो भाग निकला।
पर एडमंड ने उसका पीछा किया। लेकिन जब मोंटेगो ने घोड़े पर चढ़कर जबरदस्त हमला किया तो एडमंड की तलवार गिर गई। अब मोंटेगो जीतता हुआ मालूम पड़ रहा था, लेकिन अंत में एडमंड ने जैसे तैसे मोंटेगो को गिराकर जानलेवा वार किया। मोंटेगो की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बदले की आग ठंडी होने के बाद एडमंड अपनी पत्नी मर्सिडीज और बेटे एल्बर्ट को लेकर उस जेल में गया जहां उसने 13 साल गुजारे थे। वहां उसे अपने गुरु एबे की याद आई। उसने एबे के बारे में सोचते हुए उसके पैरों में सर झुकाया और फिर ये पूरा इलाका खुद खरीद लिया ताकि किसी को भी वो सब न सहना पड़े जो उसने